मूवी की स्टार्टिंग में हम आर्कटिक ओशन को देखते हैं जहां पर कुछ लोगों को एक क्रैश्ड प्लेन मिलता है। प्लेन में होल करके वो लोग अंदर जाते हैं और उन्हें बर्फ में जमी हुई एक शील्ड और एक आदमी मिलता है जिसे हम सब कैप्टन अमेरिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्टोरी पास्ट में साल 1942 में चली जाती है जहां टन्सबर्ग नाम के शहर को हम देखते हैं। वहां के एक चर्च में जॉन स्मिथ नाम का एक आदमी अपनी आर्मी के साथ अटैक कर देता है। स्मिथ वहां पर टेसरेक्ट नाम की एक चीज को खोजने आया हुआ था जो ओडिन नाम के गॉड के खजाने से मिली थी। वहाँ का गार्डियन टेसरेक्ट देने से मना कर देता है, जिस पर स्मिथ उसे धमकी देता है, अगर मुझे टेसरेक्ट नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ साथ इस पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर भी गार्डियन टेसरेक्ट देने के लिए नहीं मानता। स्मिथ को एक छिपी हुई जगह पर टेसरेक्ट मिल जाता है और वो उस गार्डियन को मारकर अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है इस पूरे शहर को खत्म करने का। इससे हम समझ पाते हैं कि स्मिथ कितना ज्यादा ब्रूटल है। साथ ही साथ उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन की आर्मी है जिसे वो हाइड्रा के नाम से पुकारता है। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है जहां हिटलर से लड़ने के लिए आर्मी में लोगों की भर्ती की जा रही थी। वहीं पर हम स्टीव रॉजर्स नाम के एक दुबले पतले आदमी को देख पाते हैं। स्टीव भी आर्मी में भर्ती होने के लिए आया था, लेकिन उसे अस्थमा की बीमारी थी जिस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहां से निकलकर स्टीव एक मूवी देखने जाता है। थिएटर में एक आदमी के साथ स्टीव की बहस हो जाती है। आदमी हट्टा कट्टा था, इसीलिए वो स्टीव को बाहर ले जाकर बहुत पीटता है। स्टीव काफी कमजोर था लेकिन साथ ही साथ काफी साहसी भी, इसीलिए वो आखिर तक हार नहीं मानना चाहता था और पिटे ही जा रहा था। तभी वहां पर स्टीव का दोस्त जेम्स आकर स्टीव को बचा लेता है। जेम्स का सिलेक्शन आर्मी में हो चुका था, इसीलिए वो अपने यूनिफॉर्म में आया था, जिसे देखकर स्टीव काफी हैरान था। उसके बाद दोनों एक एक्सपो में जाते हैं जहां पर हावर्ड स्टार्क भी आया हुआ था। हावर्ड अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाली कार को प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन स्टीव का ध्यान वहां बिल्कुल भी नहीं था। उसे तो बस कैसे भी आर्मी में जाना था, इसीलिए स्टीव वही पास के रिक्रूटमेंट प्लेस पर चला जाता है। स्टीव फिर से अप्लाई करने वाला था एंड वो फॉर्म लेने के लिए जा ही रहा था कि वहां पर जेम्स आ जाता है। जेम्स स्टीव को समझाता है, अब तुम्हें हार मानकर कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए, कब तक और ऐसे ही फेल होते रहोगे तुम। स्टीव जवाब में कहता है, मैं कोई और काम नहीं करने वाला, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाता। इन दोनों की बातें दूर से डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन नाम का एक आदमी सुन रहा था। एर्स्किन स्टीव के साहस से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसीलिए वो एक स्पेशल काम के लिए आर्मी में स्टीव का सिलेक्शन करवा देते हैं। सिलेक्शन होने से स्टीव काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट आर्मिन जोला को देखते हैं जो स्मिथ के लिए काम किया करता था। जोला ने टेसरेक्ट की पावर चेक करने के लिए एक मशीन बनाई थी और जोला टेसरेक्ट उसमें डालकर चेक करता है। टेसरेक्ट की पावर को देखकर जोला हैरान रह जाता है। टेसरेक्ट के अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो 10 जहाजों को उड़ा सकता था। उसके बाद ये दोनों वॉर की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो आर्मी ट्रेनिंग के लिए आया हुआ होता है, जहां उसकी मुलाकात होती है पैगी कार्टर से, जो पहले ही दिन एक सिपाही की नाक तोड़ देती है क्योंकि वो बहुत बदतमीजी कर रहा था। कार्टर इन सब की सुपरवाइजर थी। एंड उसके बाद वहां पर डॉक्टर एर्स्किन और कर्नल फिलिप्स आते हैं जो सबको बताते हैं कि आज से एक हफ्ते बाद सबसे बहादुर सिपाही को एक खास काम के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ट्रेनिंग में स्टीव का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होता, लेकिन वो स्टीव दिमाग से काफी ज्यादा स्मार्ट था, जिस वजह से कार्टर उससे इम्प्रेस हो जाती है। एक हफ्ते बाद एर्स्किन और फिलिप्स फिर आते हैं और दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि स्पेशल एक्सपेरिमेंट के लिए किस सिपाही को सेलेक्ट करना चाहिए। एर्स्किन चाहता था कि एक्सपेरिमेंट में स्टीव को चुना जाए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से फिलिप्स उसे नहीं चुनना चाहता था। फिर फिलिप्स उन सबका टेस्ट लेने के लिए एक डमी ग्रेनेड फेंकता है, जिसे देखकर सारे सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन स्टीव जाकर उस ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है और सबको दूर भागने के लिए कहता है ताकि वो सबकी जान बचा सके। इस टेस्ट के बाद फिलिप्स समझ जाते हैं कि एर्स्किन स्टीव को क्यों चुन रहे हैं। उसी रात एर्स्किन स्टीव से मिलने आते हैं और वो स्टीव को सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें स्टीव को काफी सारी पावर्स मिलने वाली थी। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ स्टीव पर नहीं, बहुत सारे लोगों पर होने वाला था, लेकिन शुरुआत स्टीव से होने वाली थी। एर्स्किन स्टीव को अपने बारे में बताते हैं, मैं जर्मनी से हूँ। हिटलर को जब मेरे बारे में पता चला तो मुझे पकड़ने के लिए उसने अपने सबसे खास आदमी स्मिथ को मेरे पास भेज दिया। मुझे खोजने के बाद स्मिथ को सुपर सोल्जर सीरम के बारे में मालूम पड़ गया और बंदूक की नोक पर स्मिथ मेरे पास से वो सीरम लेकर चला गया।
जिसके बाद स्मिथ सीरम अपने ऊपर यूज करता है जिससे उसे असीम शक्तियां मिल जाती है। लेकिन उस वक्त सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसीलिए साइड इफेक्ट की वजह से उसकी स्किन जल जाती है और उसका स्कल रेड कलर का हो जाता है और उसे रेड स्कल का नया नाम मिल जाता है। उसके साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो सीरम के लिए परफेक्ट नहीं था। सीरम अंदर की ताकत को बढ़ाता है, इसीलिए जो अच्छा होता है वो और अच्छा हो जाता है और जो बुरा होता है वो और भयानक हो जाता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें ताकत की कदर है, क्योंकि एक कमजोर इंसान ही ताकत की असली अहमियत को समझ सकता है। उसके बाद एर्स्किन स्टीव को कल के लिए बधाई देकर चला जाता है। देन हम अगले सीन में आर्मिन जोला को देखते हैं जो स्मिथ को डॉक्टर एर्स्किन की फोटो दिखाकर कहता है कि वो अभी जिंदा है। फिर स्मिथ डॉक्टर एर्स्किन को मारकर सुपर सोल्जर सीरम को लाने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद हम स्टीव और कार्टर को देखते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर जा रहे थे। रास्ते में इनकी बातों को सुनकर पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर ये लोग एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर डॉक्टर एर्स्किन के साथ हावर्ड स्टार्क भी मौजूद था और ये दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाले थे। फिलिप्स कुछ स्पेशल लोगों के साथ बैठकर इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। स्टीव को एक मशीन पर लेटाकर उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम और 100% अमाउंट में वीटा रेस को डाला जाता है। एक भयानक दर्द का सामना करने के बाद स्टीव को पावर्स मिल जाती हैं और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। स्टीव का पूरा अपीयरेंस चेंज हो गया था। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने की वजह से फिलिप्स के साथ आए सारे लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन उसमें से एक हाइड्रा का भेजा हुआ सोल्जर होता है जो बचे हुए सीरम को लेकर डॉक्टर एर्स्किन को गोली मारते हुए वहां से भाग जाता है। स्टीव भी उसके पीछे भागता है। अब उसके अंदर काफी पावर्स आ चुकी थी, इस वजह से स्टीव उस आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि स्टीव उससे कुछ पूछ पाता, वो अपने दांतों में छुपाए हुए जहर को खा लेता है और हाइड्रा की जय हो बोलकर मर जाता है। एंड इस दौरान वो आखिर में बचा हुआ सीरम भी टूटकर वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम स्मिथ को देखते हैं जिसके पास हिटलर के कुछ स्पेशल ऑफिसर्स आए हुए थे। स्मिथ और हाइड्रा का काम था हथियार बनाकर हिटलर को देना, लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने एक भी हथियार हिटलर को नहीं दिया है। इसी बात की वजह से वो ऑफिसर्स स्मिथ से मिलने आए थे, लेकिन उन्हें कुछ बताने के बजाय स्मिथ उन सबको टेसरेक्ट से बनाए हुए हाईटेक वेपन से इरेज कर देता है और जोला से कहता है अब हाइड्रा हिटलर के लिए काम नहीं करेगा और टेसरेक्ट की मदद से हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। बाकी लोग भी स्मिथ का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ एर्स्किन के मर जाने की वजह से अब और सुपर सोल्जर सीरम नहीं बनाया जा सकता था और मिलिट्री को केवल एक सुपर सोल्जर नहीं बल्कि पूरी फौज चाहिए थी। इस वजह से अब स्टीव को कुछ वक्त तक वहीं रहना होगा। उसके खून से दोबारा सीरम बनाने की कोशिश की जाएगी और जब तक सीरम नहीं बन जाता वो जंग में नहीं जा सकता। एंड इसके वजह स्टीव को एक नया काम मिल जाता है वॉर बॉन्ड्स बेचने का, जिससे जंग के लिए पैसे जमा किए जा सके। इसी दौरान स्टीव रॉजर्स को उसका नया नाम भी मिलता है, कैप्टन अमेरिका। देखते ही देखते वो एक फेमस सेलिब्रिटी बन जाता है, लेकिन इस चीज से स्टीव खुश नहीं था क्योंकि वो हमेशा से जंग में जाकर अपने लोगों की मदद करना चाहता था और अब उसके पास ताकत तो है बट वो लड़ नहीं पा रहा है। फिर एक दिन जब स्टीव इटली में अपने शो के लिए गया हुआ था तब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जेम्स बार्नर, जिसे हम बकी के नाम से भी जानते हैं, वो हाइड्रा के खिलाफ लड़ने गया था और उसके बाद से बकी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इस बात से स्टीव घबरा जाता है और सीधे कर्नल फिलिप्स के पास पहुंच जाता है और उनसे हाइड्रा के अड्डे पर जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन फिलिप्स मना कर देते हैं, जिस वजह से स्टीव अकेले ही जाने लगता है। कार्टर भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है और दोनों स्टार्क के प्लेन में बैठकर हाइड्रा के अड्डे पर चले जाते हैं। इनका प्लेन जैसे ही हाइड्रा के अड्डे के ऊपर पहुंचता है, स्टीव प्लेन का दरवाजा खोल कार्टर से कहता है यहाँ से मैं अकेले संभाल लूंगा, तुम लोग वापस चले जाओ। और इतना बोलकर स्टीव कूद जाता है। सभी सोल्जर से बचते बचाते स्टीव अपने लोगों को खोज लेता है, लेकिन उसे वहाँ बकी नहीं दिखता, इसीलिए वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और बकी को खोजने लगता है। अब वो लोग शांति से जाने की बजाय वहाँ जंग छेड़ देते हैं और हाइड्रा के सोल्जर पर भारी पड़ने लगते हैं। स्मिथ भी सब कुछ देख रहा था कि कैसे उसके सोल्जर्स कमजोर पड़ रहे हैं, इसीलिए वो पूरे अड्डे को उड़ाने का फैसला करता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन करके वहां से निकल जाता है। स्टीव बकी को एक जगह खोज लेता है और वहीं पर उसे हाइड्रा के और भी अड्डों की लोकेशंस मिल जाती है। फिर बकी को ले जाते वक्त स्टीव का सामना स्मिथ से होता है और दोनों में हल्की सी झड़प होती है, जिसमें स्मिथ अपना मास्क उतारता है और हम रेड स्कल को देख पाते हैं। रेड स्कल लड़ने के बजाय वहां से निकल जाता है। उसके बाद स्टीव भी बाकी बचे हुए लोगों के साथ हाइड्रा से बने हुए
वेपन्स को लेकर सही सलामत वापस आ जाता है। फिलिप्स उसे देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद उसकी बहादुरी के लिए आर्मी में भी उसे कैप्टन बना दिया जाता है। उसके बाद स्टीव अपनी खुद की एक टीम तैयार करता है और हावर्ड स्टार्क स्टीव को एक वाइब्रेनियम की बनी शील्ड और कैप्टन अमेरिका का सूट देता है। उसके बाद देखते ही देखते स्टीव हाइड्रा के बाकी अड्डों को भी खत्म करने लगता है और फिर वक्त आ जाता है 1945, जहां पर स्टीव को आर्निम ज़ोला के लोकेशन के बारे में पता चलता है। आर्निम ज़ोला एक ट्रेन में था और हाइड्रा के दूसरे अड्डे पर जा रहा था। स्टीव अपनी पूरी टीम के साथ चलती ट्रेन पर अटैक कर देता है और ज़ोला को पकड़ लेता है, लेकिन उसी दौरान बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है और शायद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिलिप्स आर्निम ज़ोला के साथ पूछताछ करता है और रेड स्कल के प्लान के बारे में पूछता है। ज़ोला भी उन्हें सब कुछ बता देता है कि अमेरिका में एटम बॉम्ब गिरने वाला है। उसके बारे में पता चलने के बाद स्टीव अपनी टीम के साथ अपने आखिरी अड्डे पर चला जाता है और एक एक करके उसके सभी आदमियों को मार देता है। उन लोगों को देख रेड स्कल टेसरेक्ट को लेकर एक प्लेन में फिर भागने लगता है, लेकिन इस बार स्टीव भी उस प्लेन पर जैसे तैसे चढ़ ही जाता है। उसके बाद दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होती है। दोनों ही सुपर सोल्जर्स होते हैं, इसीलिए दोनों ही टक्कर के थे, लेकिन इनकी लड़ाई के दौरान टेसरेक्ट अपने कंटेनर से बाहर आ जाता है और रेड स्कल उसे अपने हाथ से छू लेता है। सुपर सोल्जर होने के बाद भी रेड स्कल एक इंसान ही था, जिस वजह से वो टेसरेक्ट की पावर को नहीं झेल पाता और एक पोर्टल ओपन होता है और रेड स्कल कहीं गायब हो जाता है। टेसरेक्ट सरफेस पर होल करता हुआ पानी में समुद्र में गिर जाता है। स्टीव को लगता है कि रेड स्कल मारा गया है और वो कार्टर को फोन करके इन्फॉर्म कर देता है। कार्टर उसे सेफली वापस आने के लिए कहती है, लेकिन स्टीव ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि प्लेन के अंदर एटम बॉम्ब लोड था और टारगेट पर न्यूयॉर्क सेट था। आखिर स्टीव लैंड करता तो पूरा शहर तबाह हो जाता, इसीलिए वो पैगी कार्टर के साथ अपने आखिर कुछ शब्द कहता है और प्लेन को ले जाकर आर्कटिक ओशन में क्रैश कर देता है। प्लेन, बॉम्ब और स्टीव तीनों बर्फ में जम जाते हैं। स्टीव को खोजने की पूरी कोशिश की जाती है। हाई एनर्जी होने की वजह से टेसरेक्ट को तो खोज लिया जाता है, लेकिन स्टीव इन्हें कहीं नहीं मिल रहा। 70 साल बीत जाते हैं। स्टीव बर्फ में जमा रहता है और फिर सीन आ जाता है 2011 का, जहां स्टीव को खोज लिया जाता है और वो जिंदा था और शील्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन स्टीव को अपनी कस्टडी में ले लेता है। स्टीव को एक रूम में रखा गया था जहाँ का पूरा माहौल 1940 वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि शील्ड को लग रहा था अगर स्टीव को डायरेक्ट पता चला कि 70 सालों से बर्फ में वो जमा हुआ था तो उसे झटका लग सकता था। वो चाहते थे कि उसे धीरे धीरे सब कुछ पता चले। 70 साल बीत चुके थे, लेकिन स्टीव अभी भी वैसा का वैसा ही था। उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। स्टीव की आंखें खुलती हैं और वो होश में आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो सब कुछ तोड़ते फोड़ते बाहर आ जाता है और बाहर की बदली हुई दुनिया को देखकर वो दंग रह जाता है। लास्ट में हम शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को देखते हैं, जो स्टीव को बता देते हैं कि तुम 70 सालों से बर्फ में जमे हुए थे, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं स्टीव बॉक्सिंग कर रहा होता है और उसके पास निक फ्यूरी आते हैं जो स्टीव से हेल्प मांगते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और उसके बाद हम अवेंजर्स की एक झलक देखते हैं और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना ताकि न्यू वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाए।